नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल अभिनव स्टडी पॉइंट में। आज हम फिजिक्स का बल एवं गति के चैप्टर को लेकर आए हुए हैं। और पहले वीडियो में आप क्या देखे थे, कि फिजिक्स का जो सीरीज चल रहा है, पहले वीडियो में आपको मापन का 15 से 16 क्वेश्चन कराए थे। आज हम बल एवं गति के 15 से 16 क्वेश्चन, जो भी हो क्वेश्चन, उसको हम करा रहे हैं। यानी कि यह सीरीज लगातार चलते रहेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टानों पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाते हैं? क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार जब करते हैं या अपना पैर मारते हैं या सर पीटते हैं या हाथ मारते हैं तो उसको चोट लग जाता है? तो वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर कार्य के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप जितने फोर्स से उस पर प्रहार करते हैं और पत्तल भी उतना ही फोर्स से आपके ऊपर प्रतिक्रिया करती है। यह किसका नियम है? तो यह न्यूटन का तीसरा नियम है। तो यहाँ पर कौन सा नियम फॉलो करता है? न्यूटन का तीसरा नियम फॉलो करता है। कौन सा नियम फॉलो करता है? न्यूटन का तीसरा नियम। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, न्यूटन का पहला और दूसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन का पहला नियम में क्या परिभाषित किया गया है? न्यूटन के पहले नियम में बल की परिभाषा दी गई है, जिसे हम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम में क्या दिया गया है? प्रथम नियम को, न्यूटन के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इससे हमें बल की परिभाषा भी मिलती है। और दूसरे नियम में बल का व्यंजक प्राप्त हुआ है। बल का व्यंजक क्या होता है? यानी कि फोर्स बराबर क्या होता है? F बराबर एम ए। F बराबर एम ए, मास गुना एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो चलिए हम यहाँ से क्या देखे, तीनों नियम को हम जान गए। न्यूटन ने कितने नियम दिए थे? बल के 3 नियम दिए थे, और वह अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में इसका वर्णन किए थे। अपनी पुस्तक किसमें वर्णन किए थे? प्रिंसिपिया में, जिसका कि प्रकाशन 1687 ईस्वी में न्यूटन ने किया था। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समान गति के साथ एक वस्तु, एक समान गति के साथ एक वस्तु, पहले क्वेश्चन ऊपर कर लेते हैं हम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्वरित हो सकती है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? त्वरित हो सकती है। यदि कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो उसका वेग नियत होगा। उसका वेग क्या होगा? नियत होगा। इसलिए यह एक समान त्वरित हो सकती है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन आभासी बल है? निम्नांकित में कौन आभासी बल है? तो हम देखते हैं क्या ऑप्शन है। अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल, अपकेंद्रीय बल, मजबूत परमाणु बल। तो इसका आभासी बल जो होगा, इसका आंसर होगा अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल को ही हम आभासी बल बोलते हैं या काल्पनिक बल बोलते हैं। यह क्योंकि यह केंद्र से बाहर की ओर फोर्स लगाता है, और जबकि अभिकेंद्रीय बल केंद्र के अंदर की तरफ फोर्स लगाता है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो गया? आभासी बल। तो अपकेंद्रीय बल, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसके उदाहरण कौन से हैं? कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन। किस फोर्स पर काम करते हैं? अब केंद्रीय बल के फोर्स पर काम करते हैं। तो इस तरह से आभासी बल का उदाहरण हो गया अब केंद्रीय बल, जिसे हम काल्पनिक बल या आभासी बल भी बोलते हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, न्यूटन की गति का पहला नियम किससे संबंधित है? तो इसके बारे में तो हम पहले ही क्वेश्चन में इसका पूरा व्याख्या कर दिए थे कि न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम इसलिए कहा गया है कि कोई भी वस्तु अपने उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक भी उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। यानी कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करेगा तो वो अपना स्थिति को परिवर्तन नहीं करना चाहता है। तो इसीलिए यहाँ से बल की परिभाषा भी निकल जाती है। इसीलिए न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा भी निकल जाती है, और ये जड़त्व का नियम भी निकल जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस ओर झुकना चाहिए? आप खुद साइकिल चला के देखते होंगे, जब आप मोड़ पर जाते होंगे तो किस तरफ आप झुकते हैं? अंदर की तरफ झुकते हैं कि बाहर की तरफ झुकते हैं? तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर तो अंदर की तरफ ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ केंद्र की ओर, यानी कि
केंद्र की ओर आप झुकते हैं। जैसे ये वृत्तीय पथ है तो आप यहाँ पर मोड़ ले रहे हैं, तो यहाँ पर से मान लीजिए क्या है, ये केंद्र है, वृत्तीय पथ का तो केंद्र होगा ये ना, आप इस केंद्र की ओर झुकते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा केंद्र की ओर, जिसे कि हम अभिकेंद्रीय बल भी बोलते हैं। ऐसा किसके कारण होता है? अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है, जिसे सेंट्रीपेटल फोर्स भी कहते हैं इंग्लिश में। सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण क्या होता है? साइकिल चालक की अपने केंद्र की ओर झुकते हैं या फिर अंदर की ओर झुकते हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वृत्तीय पथ पर गतिशील एक वस्तु उदाहरण है, यानी कि किसका उदाहरण है? तो यह आंसर होता है इसका। आप ध्यान से देखिए, हम पहले भी यानी पहला या दूसरा क्वेश्चन में इसके बारे में बता दिए थे। एक समान गति और चर वेग, एक समान गति और चर वेग। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। तो वहां पर क्या होता है, इसका जो वेग है, वेग क्या होता है? चर वेग होता है, मतलब परिवर्तित होते रहता है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। रेखीय संवेग संरक्षण और कोणीय संवेग संरक्षण, ऐसा नहीं, यहाँ पर रेखीय संवेग संरक्षण होगा, जो कि न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण, यानी कि न्यूटन का तीसरा नियम कार्य के विपरीत प्रतिक्रिया जहां पर था वहां पर ही रेखीय संवेग संरक्षण का भी उदाहरण हमको मिलता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर हो? तो यह आर्किमिडीज के नियम के अनुसार होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जो उत्प्लावन बल लगता है उसके अनुसार क्या होता है कि जितना, क्या बोल रहा है कि एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर हो? तो नाव के भार के बराबर होगा ना। तो उत्प्लावन बल के नियम के अनुसार और आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार वह नाव नहीं डूबेगी। तो किसके नियम के अनुसार? आर्किमिडीज के नियम के अनुसार। और यहाँ पर कौन सा बल कार्य करता है? तो यहाँ पर उत्प्लावन बल कार्य करता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने में 1 सेकंड लेती है तो उसका औसत वेग क्या होगा? तो उसका औसत वेग 0 होगा। उसका औसत वेग क्या होगा? 0 होगा। इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? सभी मूल आधारीय बलों में से सबसे कमजोर बल कौन सा है? आप इसको याद कर लें, गुरुत्वाकर्षण बल। और उससे प्रकृति में 4 ही मौलिक बल पाए जाते हैं, 4 ही प्रकार के बल पाए जाते हैं, अथवा मौलिक बल बोलिए या संपर्क बल बोलिए, वह कौन सा होता है उसका नाम हम बता देते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्बल नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। कितने प्रकार के बल होते हैं? 4 प्रकार के। यानी कि संपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो गया? इन चारों में से सबसे कमजोर बल हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रक्षेप का पथ कहलाता है, प्रक्षेप का पथ कहलाता है प्रक्षेप वक्र। प्रक्षेप का पथ क्या कहलाता है? प्रक्षेप वक्र। अगला क्वेश्चन है, रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? रेल की गति किस प्रकार की गति की उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा रूपांतरित गति। रूपांतरित गति, क्योंकि रूपांतरित गति में वस्तु के सभी भाग समान दिशा तथा समान समय में एक समान वेग से समान दूरी तय करते हैं। क्या करते हैं? समान दूरी तय करते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा रूपांतरित गति। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो क्या होगा? इसका वेग परिवर्तित होते रहेगा। इसका वेग क्या होगा? परिवर्तित होते रहेगा और त्वरण 0 होगा। इसका वेग परिवर्तित होते रहेगा और इसका त्वरण क्या होगा? 0 होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
तोप से एक गोला दागा जाता है, गोले की गति है। गोले की गति कैसी होती है? प्रक्षेपीय गति होती है। गोले की गति कैसी होती है? प्रक्षेपीय गति होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रिया और प्रतिक्रिया। तो आप तो ये जान ही गए हैं कि किसका नियम है? न्यूटन का तृतीय नियम है। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो जिसमें क्या बोल रहा है कि समान परिमाण वाले होते हैं, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया को क्या होते हैं? समान परिमाण वाले होते हैं। आप जितना उसके ऊपर क्रिया करेंगे उसी के अनुसार वो प्रतिक्रिया करेगा, इसलिए समान परिमाण वाले होते हैं। ये किसका नियम है? तो न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, किसके सिद्धांत पर काम करता है वॉशिंग मशीन? तो वॉशिंग मशीन हम पहले ही बता दिए थे, यह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करता है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन हो गया या दूध से मक्खन निकालने की मशीन हो गया। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी पर पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। या उससे तो हम यहाँ पर जितने भी प्रश्न का सिलेक्शन किए हुए हैं सब लगातार किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसका पृथ्वी पर पलायन वेग कितना हो गया? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और आज का लास्ट क्वेश्चन बल एवं गति के चैप्टर का, जो कि हम लेके आए हैं, फिजिक्स का दूसरा पार्ट। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। लोलक घड़ियों गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है। क्योंकि सुस्त क्यों हो जाती है? जब लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा दोलन करने में। जब दोलन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो वो सुस्त हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि गर्मियों में सुस्त हो जाती है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। तो इस तरह से आज फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन थे वो समाप्त हुए। फिर हम अगले वीडियो में फिजिक्स का अगला चैप्टर लेकर आएंगे। और अभी तक जो चैप्टर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।